हेलो। अगर कोई एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे कि आपको आवाज भी सुनाई दे रही है, स्क्रीन भी क्लियर है, सो दैट वी कैन स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जिसका आप कुछ कह रहे हैं लेकिन मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर, नाउ आई कैन हियर यू। जी सर, आपकी आवाज भी आ रही है, आपकी स्क्रीन भी आ रही है। चले ठीक है। अगर सारी बातें जो है वो बिल्कुल ठीक है तो अब एक काम करते हैं जल्दी से। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 10 में मैंने कुछ बातें जो है वो रिफ्लेक्शन के हवाले से आपको बता दी थी। आज उन्हीं को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, हमें से किसी एक बच्चे को दोबारा वेरीफाई करना पड़ेगा कि सारी चीजें इन ऑर्डर। अगर कोई एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे कि सारी चीजें इन ऑर्डर है तो मैं स्टार्ट करूँ। जी सर, सब कुछ ठीक है। ठीक। देखिए लास्ट टाइम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन की। मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिए थे, हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात की थी, हमने इररेगुलर रिफ्लेक्शन की बात की थी। इसके बाद अगर अब हम बात करें तो इसी मिरर्स की। देखिए मिरर आपके पास दो तरह के होते हैं। मिरर का पहला मतलब तो है कि मिरर आपके पास जो है वो सिर्फ एक अंदर पॉलिश सरफेस है। तो अगर आप मिरर्स की बात करेंगे तो मिरर्स हमारे पास दो तरह के हैं। एक मिरर है जो कहलाता है क्या, स्फेरिकल मिरर। और दूसरा मिरर है जो आपके पास कहलाता है क्या, प्लेन मिरर। ये स्फेरिकल मिरर ही है जो आपको दो तरह के नजर आते थे। एक आपके पास कहलाता था कॉनकेव और दूसरा आपके पास कहलाता था क्या, कॉन्वेक्स। अब ये स्फेरिकल मिरर्स हैं क्या? देखिए फर्ज करें अगर मैं एक स्फेयर लूं, स्फेयर का मतलब है एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अगर फर्ज करें मैं एक स्फेयर लूं और इस स्फेयर में आपके पास एक जो है वो सेंटर होगा, ठीक है, जिसको आप नाम दे सकते हैं किसका, सेंटर ऑफ स्फेयर का। यहाँ पर आपके पास एक जो है वो क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेडियस बनाना चाहूँ तो लेट्स से दिस लाइन इज रेडियस। अगर मैं इस स्फेयर का एक छोटा पोर्शन ले लूं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, बाकी को मैं डॉटेड कर देता हूँ। डॉटेड करने का मतलब ये है कि ये अब जो है वो मेरे किसी काम का नहीं है। हमने जो है वो एक पोर्शन ले लिया। अब ये जो आपको कर्व नजर आ रहा है, ये कर्व स्फेरिकल सरफेस है, ठीक। अगर मैं इस स्फेरिकल सरफेस को पॉलिश करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको पॉलिश कर दूं इसकी आउटर सरफेस पे, यानी इस तरफ से, तो जो मिरर बनेगा ये मिरर कहलाएगा क्या, कॉनकेव मिरर। ये मिरर आपके पास होगा कॉनकेव। अगर मैं इसकी इनर को पॉलिश करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को जो है वो कॉपी कर लूं, फर्ज कर लें अगर मैं इसको इनर की बजाय जो है वो इसके आउटर सरफेस को जो है वो पॉलिश कर दूं। आउटर को पॉलिश करने का मतलब है कि ये पॉलिश यहाँ पर नहीं होगी बल्कि पॉलिश जो है वो अंदर वाली सरफेस पे होगी। अगर ये पॉलिश अंदर वाली सरफेस पे है, यानी इस जगह पे, तो अब जो मिरर होगा वो आपके पास कहलाएगा कॉन्वेक्स। ये वाला जो है वो कॉनकेव है, ये वाला कॉन्वेक्स है। ये जो कैपिटल आर है, इस कैपिटल आर को हम नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर का मतलब होता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो सेंटर था सी, इसको नाम दिया जाता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि स्फेरिकल मिरर हमें बहुत ज्यादा पढ़ने नहीं। शायद आपको याद आए कि कॉनकेव मिरर जो होता था वो कन्वर्जिंग इन नेचर था। कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग इन नेचर था। लिहाजा अगर आप बात करते हैं कॉनकेव मिरर की तो वो रेस को कन्वर्ज करता था। और सूरत हाल शायद आपको याद है, आप ये कहते थे कि सर पैरेलल रेज होंगी, जब वो कॉनकेव मिरर को हिट करेंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सब की सब एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी। जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होती थी उस पॉइंट को हम नाम देते थे प्रिंसिपल फोकस का।
ठीक है, आप उस पॉइंट को नाम दिया करते थे किसका? प्रिंसिपल फोकस का। ये वाला पॉइंट कहलाता था पोल। पोल का मतलब होता था ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। पोल से फोकस का डिस्टेंस होता था फोकल लेंथ। और ये सारी मेहनत क्यों की? ताकि आपको याद दिला सकूं, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी भी स्फेरिकल मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। स्फेरिकल मिरर वंस अगेन हमारे सिलेबस में नहीं है, चैप्टर 10 में आपने कहीं नहीं पढ़े, लेकिन एप्टीट्यूड में इनके न्यूमेरिकल्स आ जाया करते हैं। सिर्फ इसलिए इतने फॉर्मूले बता रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। फिर वो एक मिरर इक्वेशन होती थी जो आप मैट्रिक में पढ़ते थे, 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q, जहाँ पे p का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, q का मतलब इमेज। क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिर्फ लेंसेज पढ़ने, मैं लेंसेज में इन फॉर्मूलाए का जो है वो बहुत इस्तेमाल करूंगा, तो प्रैक्टिस आपकी वहां पर हो जाएगी। सिर्फ याद क्या करना होगा, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है, क्योंकि लेंस में थोड़ा सा जो है वो उल्टा होता है। ये स्फेरिकल है। अच्छा, अगर आप एक बहुत बड़े स्फेयर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा लें तो आपको प्लेन नजर आता है। हम इस जुमले की वजाहत में एग्जाम्पल देते हैं अर्थ की। अगर आप अर्थ की बात करें तो अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। अगर आप अर्थ की बात करते हैं तो जो अर्थ है, अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, ठीक। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़े स्फेयर का एक छोटा सा हिस्सा ले लें, जैसे आप अर्थ को अगर देखें तो आपको कभी भी नहीं फील होता कि आप ऊपर जाएंगे फिर नीचे जाएंगे फिर आप नीचे कहीं घूम रहे हैं। आपको तो वो प्लेन नजर आती है। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत बड़े स्फेयर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा लेते हैं। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। अगर मैं एक स्फेरिकल सरफेस लूं और इस स्फेरिकल सरफेस का, देखिए मैं सिर्फ कितना सा हिस्सा कंसीडर कर रहा हूं, सिर्फ इतना सा, ठीक है। मैंने एक स्फेरिकल सरफेस का सिर्फ इतना सा हिस्सा कंसीडर कर लिया, जिसको अब मैं हाईलाइट करने वाला हूं डार्क। ये देखें, ये आपको कैसा नजर आ रहा है? प्लेन नजर आ रहा है। इस मिरर को कहते हैं प्लेन मिरर। तो हमने क्या सीखा? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी हो जाए, याद रखिएगा फिजिक्स में इंफिनिटी का मतलब होता है कोई एक वैल्यू दूसरे मामले में बहुत बड़ी है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी हो जाए, किसके मुकाबले में? मिरर के साइज के मुकाबले में। तो जो मिरर है वो आपको कैसा नजर आएगा? प्लेन मिरर नजर आएगा। तभी हम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि एवरी प्लेन मिरर इज स्फेरिकल इन नेचर। क्यों? क्योंकि है वो स्फेरिकल। क्योंकि इतने बड़े स्फेयर का छोटा सा हिस्सा है कि वो आपको प्लेन नजर आएगा। इतने बड़े स्फेयर का एक छोटा सा हिस्सा है कि वो आपको प्लेन नजर आएगा, ठीक। अब अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, तो लेट्स से मेरे पास एक प्लेन मिरर है, इसकी ये वाली साइड पॉलिश है। याद रखिएगा, मिरर में जो साइड पॉलिश्ड होती है उसकी अपोजिट साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। यानी अगर ये मिरर है और ये पॉलिश्ड है तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे है, अगर ये पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे है। हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिश सरफेस कहाँ पर है। फर्स्ट करें, मैं एक प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट लाके रखता हूँ। वो ऑब्जेक्ट ये रहा, मुझे इसका इमेज चाहिए। देखिए, अगर आप इमेज देखना चाहते हैं तो इमेज देखने के लिए आपको दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए। अगर आप इमेज देखना चाहते हैं तो इमेज के लिए आपको दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए। तो फर्स्ट कर ले, मैंने पहली रे ये वाली ली जो मिरर पे नॉर्मली फॉल हुई। अगर कोई बच्चा मुझे ये बता पाए कि इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, अगर कोई मुझे बता सके जो ब्लू रे बनी हुई है इसका जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। कोई एक बच्चा तो बता दे, तुक्का ही मार दे। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है वो एंगल जो रे नॉर्मल के साथ बनाएगी। जी सुनैरा। सर 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 देखिए, डिग्री। एंगल 90। अब आप देखें, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालते कैसे हैं? मिरर है, मिरर के ऊपर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा नॉर्मल। तो जब मैं नॉर्मल ड्रॉप करूंगा तो क्या वो एग्जैक्टली ब्लू रे के ऊपर बन रहा है या नहीं बन रहा? बन तो फिर कितना एंगल होना चाहिए? 180। जीरो। जीरो, क्योंकि अच्छा। हम नॉर्मल से निकालेंगे तो वो एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री का होना चाहिए। क्योंकि आप ये समझें कि ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे है और यही नॉर्मल है। अब जब ये रे यहाँ होगी ना तो 90 से एंगल बढ़ रहा है, यानी 0, 10, 20, 30 यहाँ पर आएगी तो 90 होगा और इस तरह जाएगी
तो नॉर्मल में और इसमें 180 बन जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे ही है तो ये एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होना चाहिए? रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए? 0। रे इसी एंगल पे वापस चली जाएगी, यानी एक ही रे पे इंसिडेंट भी नजर आएगी और रिफ्लेक्टेड भी नजर आएगी। अच्छा, इमेज बनाने के लिए याद रखिएगा आपको कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए होती है मिरर के केस में। अगर आप किसी मिरर से इमेज बनाना चाहते हैं तो मिरर से इमेज बनाने के लिए मुझे जो है वो 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो मैंने बना दी, दूसरी मैं ये वाली बना देता हूँ। फर्स्ट कर ले ये एक रे है जो यहाँ पर है, ये इंसिडेंट है। अब अगर आप इसकी रिफ्लेक्टेड बनाना चाहते हैं तो आपको पहले बनाना पड़ेगा नॉर्मल, जो कि कुछ ऐसा बनेगा। जब आपने नॉर्मल बना लिया तो अब आपको प्रॉपर्टीज या लॉज याद आएंगे कि एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह जाएगी, ये एंगल आर हो गया, दोनों बराबर है। अब एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है। अगर आप इन दोनों को देख के जल्दी से फैसला कर लें, क्या ये कन्वर्जिंग है, क्या ये डाइवर्जिंग है। मैं इस रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहा हूं जो यहां पर है, और इस रिफ्लेक्टेड की बात कर रहा हूं जो ये जा रही है। ये दोनों कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? जी जुनैरा, डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग है। और एक सीधा सा असूल है, वो रेज जो एक एंड पे डाइवर्जिंग होती हैं वो अपोजिट एंड पे कन्वर्जिंग होती हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक रे आपके पास ये वाली है, एक रे आपके पास ये वाली है, आप इन दोनों रेस को जितना आगे बढ़ाते जाएंगे ये उतना दूर जाते जाएंगे। लेकिन शायद ये बात मैंने आपको बताई हो ना बताई हो, वरना मैं नॉर्मली ये चीज पढ़ाते हुए बताता हूँ, ये तो हमारी जिंदगी का उसूल है। अगर आपका किसी के साथ कोई डिफरेंस है, आप जितना आगे बढ़ेंगे ना वो डिफरेंस उतना बढ़ता चला जाएगा। एक कदम पीछे आ जाइए, डिफरेंस कम हो जाएगा। यानी वो 2 रेस जो एक एंड पे डाइवर्जिंग होती हैं वो उसके अपोजिट एंड पे कन्वर्जिंग होती हैं। अगर मैं इन रेस को इस डायरेक्शन में बढ़ा रहा हूँ जिसमें मैंने एरो बनाया, ये दूर जाती जाएंगी। आप इनके अगर इनको अपोजिट एक्सटेंड करें इस तरह, तो ये क्या हो जाएंगी? कन्वर्जिंग हो जाएंगी। तो वो रेस जो एक एंड पे डाइवर्जिंग होती हैं वो अपोजिट एंड पे क्या होती हैं? कन्वर्जिंग होती हैं। तो अब क्या होगा? ये वाली रे को पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा कुछ इस तरह, ये वाली रे को पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा कुछ इस तरह। जहां पर ये दोनों रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी वहां पर आपके पास क्या बनेगा? इमेज बनेगा। वहां आपके पास क्या बनेगा? इमेज। ऑब्जेक्ट को मैं ओ कह देता हूं, इमेज को मैं आई कह देता हूं। ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मैं अगर नाम दे दूं पॉइंट ए का, सिर्फ अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मैं कोई रिजल्ट लिखूंगा। अब आपको नजर क्या आ रहा है? जब कभी भी इमेज डाइवर्जिंग रेस से बनता है तो वो आपकी इमेजिनेशन में बन रहा होता है, क्योंकि रेस तो दरअकीकत एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। लिहाजा ये जो इमेज है ये इमेज कहलाएगा वर्चुअल इमेज। ये इमेज कहलाएगा क्या? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल है, इसके साथ साथ ये इरेक्ट है। इरेक्ट का क्या मतलब होता है? इरेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसा है। ठीक है, अगर ये ऐसा हो जाता तो ये इन्वर्टेड कहलाता, अपसाइड डाउन। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ऐसा है कि पेंसिल की निब यहां पर है और इमेज ऐसा बन रहा है तो ये अपसाइड डाउन है, ये इन्वर्टेड कहलाता है। ये इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट है। तीसरी बात, दिस इमेज इज इक्वल इन साइज। यानी जब आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो आप जैसे हैं आप वैसे ही अपने आप को जो है वो देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इक्वल इन साइज होगा। लेकिन एक चीज आप और नोट करेंगे, लेटरली इन्वर्टेड होगा। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड होगा। हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टली फ्लिप का मतलब है कि अगर मैं मिरर के सामने खड़े होकर अपना लेफ्ट हैंड वेव करूं तो मुझे इमेज कौन सा हैंड वेव करता हुआ नजर आएगा? राइट हैंड। आप कभी करके देखिएगा, आप अपने राइट हैंड में ब्रश होल्ड कीजिए, आप अगर अपने हेयर को जो है वो ब्रश कर रहे हैं तो आपको मिरर जो है वो लेफ्ट हैंड से ब्रश करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो इमेज हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड है, लेटरली इन्वर्टेड है।
यही रीजन है, शायद आपने ऑब्जर्व किया हो, जितनी एम्बुलेंसेज होती हैं, जितनी फायर इंजन होते हैं, उनमें वर्ड एम्बुलेंस कभी लेफ्ट टू राइट नहीं लिखा हुआ होता, वो फ्लिप हुआ हुआ होता है। कभी भी वर्ड फायर आपको जो है वो ऐसा लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, वो हमेशा ऐसा लिखा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि गाड़ियों का जो बैक व्यू मिरर होता है, दैट इज बेसिकली अ प्लेन मिरर। तो अब होगा ये कि अगर कोई ड्राइवर जो है वो बैक व्यू मिरर में देखे, तो वो जो फायर है वो लेटरली जब फ्लिप्ड होगा, हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड होगा, तो वो सीधा फायर लिखा हुआ नजर आएगा। अगर वो सीधा लिखा होगा तो फिर वो फ्लिप होकर उल्टा नजर आएगा। हमारे यहाँ तो लोग देख के रास्ता नहीं छोड़ते, अगर उन्हें उल्टा लिखा हुआ नजर आएगा फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। तो आपको जो है वो हॉरिजॉन्टली फ्लिप का मतलब समझ में आना चाहिए। एक कैरेक्टरिस्टिक और भी है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, देखिए मैं इस जुमले को लिख नहीं रहा, मैं इसको सिर्फ सिंबॉलिकली लिख रहा हूं। अगर मैं डिस्टेंस निकालूं ए से लेके ओ तक का, तो वो हमेशा बराबर होगा ए से लेके आई तक के। क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट मिरर से जिस फासले पे रखा होगा, इमेज उतने ही फासले पे पीछे बनेगा। आपने बहुत ऑब्जर्व किया है, हो सकता है अभी आप ईद की शॉपिंग पे जो है वो निकले हो, तो क्या होता है जब आप फुटवेयर लेते हैं, आपने आपने जूता पहना, आप जब मिरर की तरफ वॉक करेंगे तो आपको सामने जो इमेज नजर आ रहा है वो आपकी तरफ आता हुआ नजर आएगा। जब आप मिरर से दूर जाएंगे तो आपका इमेज भी आपसे दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल क्या है, अगर ये मिरर है, ऑब्जेक्ट अगर इसके करीब आ रहा है तो इमेज भी इसके करीब आएगा, अगर ऑब्जेक्ट इससे दूर जा रहा है तो इमेज भी इससे दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ प्लेन मिरर, image is as far behind the mirror as object is in front of the mirror। ठीक। एक आखिरी बात, एक एक नॉर्मल सिनेरियो में, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने घर में एक मिरर लगाना चाहूं जिसमें मैं अपना सरापा देख सकूं, सरापा का मतलब होता है सर से पांव तक ना, अपना पूरा इमेज आप देख सकें, हेड टू टो, तो मिरर का साइज कितना होना चाहिए? यानी एक कॉमन सेंस का सवाल हो सकता है, पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। जी सुनहरा। हमारे साइज जितना, जितनी हाइट है। हमारे साइज, चलो मैं अब इसकी वजाहत कर रहा हूँ। वैसे मुझे अब कभी कभार लगता है कि इस क्लास में कोई 3 से 4 बच्चे हैं, जुनैरा पढ़ती हैं, अली मोहम्मद नासिर हैं, एक युसरा इमरान है। ठीक है, तो अगर क्लास के अंदर जो है वो 43 बच्चे जैसा कि मुझे अभी नजर आ रहा है, अगर 43 है ना, तो फिर कम से कम 42 का तो इंटरेक्शन हो। कोई एक बच्चा तो हम जो है वो स्लीपिंग स्टूडेंट के तौर पे बर्दाश्त कर सकते हैं, कि जो आता है क्लास लॉग इन करता है और फिर कंफर्टर मुंह पे डालता है और सो जाता है। ऐसा एक एक तो होना चाहिए ना नजर का टीका। लेकिन बाकी जो 42 43 है ना, उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव, आप गलत जवाब दें लेकिन जवाब देना चाहिए। अगर कोई और, मेरे ख्याल से अली मोहम्मद नासिर कुछ कहना चाह रहे थे। अली मोहम्मद सर, नासिर ने बहुत दिन बाद कुछ बोलने की कोशिश की है। जी अली। हमारी हाइट से थोड़ा छोटा होगा क्योंकि हम बिल्कुल मिरर से तो खड़े नहीं होंगे ना, तो हम थोड़ा पीछे हम्म। भी खड़े होंगे तो हमें फिर भी अपना पूरा वो दिखेगा, रिफ्लेक्शन। चल चलें ठीक। अच्छा, अब आप देखें, अब मैं आपको एग्जांपल दूं, अब आप जो है वो एग्री कर लेंगे। नॉर्मली जो ड्रेसर्स होती हैं, जो ड्रेसिंग टेबल होती है, उनमें जो मिरर लगा होता है ना, वो हमारी हाइट के बराबर का नहीं होता, फिर भी आप उसमें अपना पूरा इमेज जो है वो देख पाते हैं। अच्छा, अब ये जुमला जो है ना, इस बात पर मबनी है कि हम एक नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई बोले सर एक बहुत छोटा मिरर ले और आप उससे बहुत दूर जाके खड़े हो जाए, तब भी आप उसमें पूरे नजर आ जाएंगे। मैं एक नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, तो अब देखिए होगा क्या। फर्ज करें मेरे पास ये वो शख्स है जो अपना इमेज देखना चाहता है, और इस शख्स ने आपको जो है वो 1 मिनट के लिए जो है वो वेट करना पड़ेगा सर।
ओके तो हम बात कर रहे थे ऑब्जर्वर की। फर्स्ट करने अगर ये एक मिरर के सामने जो है वो खड़ा हो जाए तो अब होगा क्या कि अगर फर्स्ट कर ले ये मिरर है जो मैंने यहाँ पर बना दिया इतना सा, अगर ये शख्स इस मिरर में अपना इमेज देखना चाहे तो इमेज बनाने के लिए हमें कितनी रेस चाहिए होती है? इमेज बनाने के लिए हमें जो है वो 2 रेस चाहिए होती हैं। फर्स्ट करने में पहली रे वो लेता हूँ जो इस शख्स के हेड से आएगी। हेड से आने का मतलब ये होता है कि फर्स्ट कर लें पहली रे ये वाली है, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं, जो यहाँ से आई। अब आपको समझ में आना चाहिए कि नॉर्मली फॉल होगी तो स्ट्रेट वापस चली जाएगी। दूसरी रे वो होनी चाहिए जो इसके फुट से आए, तो फुट से आने का मतलब है वो ये होगी तो वो मिरर में कम से कम एटमोस्ट यहाँ पे हिट कर सकती है। और फिर से जाना कहां पर चाहिए? आई में कुछ यहाँ पर। अब इस पूरी सूरत हाल में देखें प्रॉब्लम क्या होगी। इस पूरे केस में प्रॉब्लम ये है कि जब मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा और अब आपको नजर आएगा कि एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं है, लॉ ओबे नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये सिनेरियो जो है वो गलत हो जाएगा। इसके बरखिलाफ अगर मैं करता ये कि मैं इसी शख्स को लेता, ठीक है, और इस शख्स को लेने के बाद मैं अब जो मिरर ले रहा हूं वो मिरर जो है वो फर्ज करें इसकी साइज का आधा है। मेरे ख्याल से ये एग्जैक्टली जो है वो इसका हाफ है क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने 3 लाइन के अंदर बनाया हुआ है। पहली रे आप वो लेंगे जो प्रिंसिपल इसके हेड से जाएगी, मिरर को हिट करेगी, इसी लाइन पे वापस आ जाएगी। दूसरी वो होनी चाहिए जो इसके फुट से आएगी, मिरर को हिट करेगी, इसको आई में जाना चाहिए। और अब अगर आप यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि एंगल आई और एंगल आर एक दूसरे के बिल्कुल क्या बनेंगे? बराबर बनेंगे। इसका मतलब ये कि अगर इसकी हाइट h है तो मिरर की हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए? h/2। यानी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। एक नॉर्मल सिनेरियो में अगर आप चाहते हैं कि आप अपना पूरा इमेज देखें तो कम से कम मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? हाफ ऑफ योर हाइट। ज्यादा में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इमेज मिरर का साइज आपके हाइट से कम हो गया तो फिर आप पूरा इमेज नहीं देख पाएंगे। मेरा ख्याल है कि बात जो है वो वाजी हो रही होगी कि अगर किसी की हाइट जो है वो लेट से 170 सेंटीमीटर है तो 170 को अगर आप हाफ करेंगे तो 85 सेंटीमीटर। मिरर का साइज कम से कम 85 होना चाहिए। 90 हो 95 हो इट्स फाइन, बट इट कांट बी लेस देन 85 क्योंकि लेस देन 85 पे वो अपना पूरा इमेज नहीं देख पाएगा। यहां तक की बातें वो बातें हैं जो हमें प्लेन मिरर के हवाले से जो है वो मालूम होनी चाहिए। हमने रिफ्लेक्शन की बात कर ली, हमने मिरर्स की बात कर ली। जो चैप्टर में अब अगली चीज हम पढ़ेंगे वो अगली चीज है हमारे पास क्या? रिफ्रैक्शन। जनरल आपका हैंड रेज हुआ है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या पहले से हुआ है? चलो देखिए, अगर आप बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, क्योंकि इस चैप्टर में 90% जो है वो हमने रिफ्रैक्शन ही पढ़नी है। रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा पार्ट होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, अदरवाइज सिर्फ रिफ्रैक्शन है तो गौर से सुनिएगा। रिफ्रैक्शन के लिए आपको चाहिए होता था एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। फॉर एग्जांपल फर्ज कर ले मेरे पास जो है वो एक पीस ऑफ ग्लास स्लैब है और वो पीस ऑफ ग्लास स्लैब ये रहा। ये मेरे पास एक पीस ऑफ ग्लास स्लैब है। एक रे ऑफ लाइट है जो इस पीस ऑफ ग्लास को स्लांटेड हिट कर रही है ऑब्लिकली। देखिए ऑब्लिकली जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर रे नॉर्मली फॉल होगी तो ये तो अब आपको याद होगा, मैं चैप्टर 9 में भी पढ़ाता रहा हूं, वो स्ट्रेट चली जाएगी, वो स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, रे का नॉर्मली फॉल होना जो है वो इनफैक्ट ऑब्लिकली फॉल होना जो है वो जरूरी है। जो रे हिट करेगी वो कहलाएगी इंसिडेंट रे। अब आप इन तमाम नामों से वाकिफ है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ये इंसिडेंट रे है। जिस पॉइंट पर हिट करेगी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉप करते थे, वो मैंने यहां पर जो है वो ड्रॉप कर दिया, ये नॉर्मल हो गया। अब आप नोट क्या करेंगे, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो यहां आएगी। याद है रिफ्लेक्शन के लिए मैंने क्या कहा था? वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, तीनों चीजें सेम रहती हैं। रिफ्लेक्शन में किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ता।
रिफ्रैक्शन नाम है वेव के डेविएट होने का जब वो मीडियम चेंज कर ले। और वो डेविएट होती क्यों है? क्योंकि रिफ्रैक्शन से वेव की स्पीड चेंज होती है। और स्पीड चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि वेव की वेवलेंथ चेंज हो रही है। और फ्रीक्वेंसी के बारे में पता नहीं मैं कितनी दफा बता चुका हूं कि वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। वेव डेविएट क्यों होगी? क्योंकि उसने अपना मीडियम चेंज किया है। अब मीडियम आपके पास दो तरह के होते थे, शायद आपको याद हो कि एक मीडियम आपके पास कहलाता है रेयरर। रेयरर का मतलब होता है जिसकी डेंसिटी कम हो, और दूसरा आपके पास कहलाता है डेंसर, यानी जो ऑप्टिकली डेंस हो। जब लाइट मूव करती है रेयरर से डेंसर में, तो याद रखिएगा इट ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। अगर लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर में आती है तो इट ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन अगर लाइट जो है वो मूव करे डेंसर टू रेयरर, अगर लाइट मूव करे डेंसर टू रेयरर, तो याद रखिएगा इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल इस सिनेरियो में अगर मैं कहूं ये एयर है, ये आपके पास गिलास है, और वापस क्या है? एयर। तो पहले रे जो है वो रेयरर से डेंसर में आ रही थी, तो आप देखें जो ब्लू रे का एक्चुअल पाथ है वो ये होना चाहिए था जो मैंने डॉटेड बनाया है। लेकिन लाइट क्योंकि रेयर से डेंसर में है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अगली दफा क्या होगा? अब अगर मैं यहां पर नॉर्मल बनाऊं तो नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है? ये रे आपको बाहर जाती हुई नजर आएगी, और ये बाहर इस तरह जाएगी कि इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो ग्रीन वाली रे थी ना, ये कहलाती है रिफ्रैक्टेड। ये फर्क है, आर से मुराद है रिफ्रैक्टेड, वहां पर रिफ्लेक्टेड होती थी। और ये जो बाहर निकलती भी रे है, इसको मैं नाम देता हूं क्या? इमर्जेंट रे। इसको मैं नाम देता हूं क्या? इमर्जेंट रे। ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये वाला एंगल आपके पास कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये वाला जो एंगल है ये दूसरे के लिए एंगल आई बन जाएगा। अब अगर थोड़ी बहुत आपको जो है वो ज्योमेट्री आती है तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि सर एंगल आई और एंगल आर जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। दो पैरेलल लाइन हो, एक ट्रांसवर्सल हो, तो ऑल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक? इसी तरह अगर आप एंगल आई, मैं कलर का ख्याल रख रहा हूं, तो याद रखिएगा ये जो इक्वेशंस में लिख रहा हूं ये सिर्फ इन एंगल्स पर वैलिड है जो इन कलर से बने हुए हैं। यानी एंगल आई और एंगल ई जो ब्लू कलर से बने हुए वो दोनों बराबर हैं, एंगल आई और एंगल आर जो ग्रीन कलर से बने हुए दोनों बराबर हैं। तो याद कर लीजिए जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर हुआ करता है। रे जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे बाहर निकलेगी, प्रोवाइडेड दैट द ओरिजिनल मीडियम एंड द फाइनल मीडियम आर द सेम। क्या मतलब है? एयर, गिलास, एयर, original was air, final is air, that's why angle of incidence is same as angle of emergence। अच्छा, अगर ये रिफ्रैक्शन आपको समझ में आती है तो आपने पढ़े कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए अगर आप बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, तो मेरे पास जो है ना वो दो लॉज हैं। पहला लॉ तो वही है जब आपको याद होगा, इंसिडेंट रे, refracted ray and normal all lie at same plane। रिफ्लेक्शन में एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता था, यहां पर कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन नाम है डेविएशन का। अगर ये ब्लू वाली रे जो ओरिजिनल एयर से गिलास में आई, अगर वो डॉटेड सीधी चली जाती, वो वही सूरत हाल होती जब एंगल आई और एंगल आर बराबर होते, क्योंकि रिफ्रैक्शन में कभी बराबर नहीं होंगे, इससे मैंने खासतौर पर मेंशन कर दिया। अलबत्ता अगर आप साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालें और इसको डिवाइड कर दें साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, तो ये हमेशा आपके पास एक क्या आएगा? कांस्टेंट, ठीक? और इस कांस्टेंट को हम नाम देते थे किसका? रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स का, ये जो आपके पास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कहलाता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाय एन। ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है जिसको मैंने सेकंड लॉ का नाम दिया हुआ है, ये इक्वेशन, पर्टिकुलर इक्वेशन आपके लिए कहलाती थी क्या? स्नेल्स लॉ। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है गिलास के रे को उसके एक्चुअल पाथ से डेविएट करने की टेंडेंसी। एक्चुअल पाथ से डेविएट करने की टेंडेंसी का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये रे है, ये गिलास है, ठीक है, जो रे आ रही है, फर्ज कर लें वो रे ऐसे आई। अच्छा, ये एक बात बता दूं, वैसे तो रे नॉर्मली फॉल होती है तो इसे सीधा चले जाना चाहिए, उसूली तौर पर इसको ऐसे ही जाना चाहिए। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसके लिए मैं इसे डेविएट करके दिखा रहा हूं, तो कोई इस कंफ्यूजन में ना आए कि रे जो है वो डेविएट हो जाएगी। रे को सीधा जाना चाहिए क्योंकि नॉर्मली फॉल हो रही है। मैं सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूं। फर्ज कर लें इस ब्लू मीडियम ने इसको यहां डेविएट किया, लेकिन अगर मेरे पास ग्रीन मीडियम हो तो वो इसको यहां डेविएट करेगा। अगर मैं मीडियम को चेंज करूं तो वो इसको यहां डेविएट करेगा। अब आपके सामने जो है वो मैंने 3 मीडियम बनाए हुए हैं, ब्लू, ग्रीन और पर्पल। पर्पल है, इंडिगो है, आप जो कहना चाहें, हमें तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता। आसान कर देता हूं, 1, 2 और 3। बता सकते हैं किसने सबसे ज्यादा डेविएट किया? 1, 2 और 3, किसके अंदर डेविएशन सबसे ज्यादा है? जी फातिमा, 3 में। 3 ने। इसका मतलब जो मीडियम 3 होगा ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है मीडियम की लाइट को उसके एक्चुअल पाथ से डेविएट करने की टेंडेंसी। ठीक, तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो समझ लिया क्या होता है, फॉर्मूला हमें मालूम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई ओवर साइन ऑफ एंगल आर। इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है, ये फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई होगा व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अगर लाइट ट्रेवल कर रही हो डेंसर से रेयर में, तो फिर जो फॉर्मूला है वो उल्टा हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल आर ओवर साइन ऑफ एंगल आई। और दोनों सूरतों में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो किसका निकलेगा? डेंसर मीडियम का। दोनों सूरतों में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो किसका निकलेगा? डेंसर का। इस फर्क को याद रखिएगा। अगर लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है तो एंगल आई ओवर एंगल आर है, लेकिन अगर डेंसर से रेयर में आएगी तो फॉर्मूला जो है वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेगा, वो एंगल आर ओवर एंगल आई होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके, मैंने चैप्टर 9 में उनका जिक्र किया था, या आपने फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में शायद यूज किया हो। फॉर एग्जांपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हम फॉर्मूला यूज कर चुके, जिसकी मदद से मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला और ड्राइव किया था, और वो फॉर्मूला क्या था? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर ओवर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, शायद आपको याद हो। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला आप वो प्रिज्म वाले प्रैक्टिकल में यूज करते थे, 1 ओवर साइन ऑफ एंगल सी। आप वो यूज करते थे कहां पर? 1 ओवर साइन ऑफ एंगल सी, ठीक है, क्रिटिकल एंगल वाला। फिर आप वो एक ग्लास स्लैब वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म करते थे, तो मैं सारे फॉर्मूला साथ लिखना चाह रहा हूं। तो वो फॉर्मूला होता था क्या? रियल डेप्थ ओवर अपेरेंट डेप्थ, जिसको आप R1 ओवर R2 लिखा करते थे। 2 प्रैक्टिकल आपने किए, एक ग्लास स्लैब का था अगर मुझे गलत याद नहीं पड़ रहा, और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता था, जिसमें आप रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर निकालते थे R1, फिर विद वाटर निकालते थे R2, रियल अपॉन अपेरेंट वो भी सेम चीज थी। ये सारे फॉर्मूला आपके जहन में होने चाहिए, लेकिन जो सबसे क्रूशियल पॉइंट था ना वो ये वाला था कि रेयर से डेंसर में क्या होगा, डेंसर से रेयर में क्या होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात जो है वो क्लियर है। हाँ, यहाँ तक अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन करना चाहे, मैं पूरा लेक्चर जो है वो आपके सामने कर भी देता हूँ। अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है आप पूछ लें, अदरवाइज मैं फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे थोड़ा सा जो है वो थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। जी जुनैरा।
जी सर, आपने जो कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा डेंसर का निकलेगा, तो वो वाली बात समझ नहीं आई। वो मैंने ये कहा कि जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर, इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा डेंसर मीडियम का ही निकलता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप इस केस को अप्लाई करना चाहें इस डायग्राम पे, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, तो मैं गिलास का ही निकाल पाऊंगा इस फॉर्मूले से। चाहे मैं एयर से गिलास ले लूं, चाहे मैं गिलास से एयर ले लूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा आएगा किसका? एयर का। इज इट क्लियर? जी जुनैरा। और सर अगर डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो उसमें कैसे डेंसर का? देखें, एक बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप ये बोलेंगे सर अगर हमें रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या करें, फिर आप रेयरर के साथ कोई ऐसा मीडियम इस्तेमाल करेंगे कि वो रेयरर उसके लिए जो है वो डेंसर बन जाए। अच्छा, अब जहां तक रहा सवाल इन दोनों इक्वेशंस का, तो आप तमाम बच्चे से एक काम करें, आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें। साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर, मैं काम करता हूं, मैं इन दोनों को कॉपी करके डायग्राम तक ले जाता हूं ताकि फिर मैं समझा सकूं। देखें, अब फॉर्मूला आपके सामने। अगर मैं ब्लू रे की बात कर रहा हूं जो गिलास में एंटर हो रही है, तो फॉर्मूला होगा साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर, मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी। अगली दफा अगर मैं इसे अप्लाई करना चाहता हूं इमर्जेंट रे पे, तो इमर्जेंट रे में लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा साइन एंगल आर ओवर साइन एंगल आई। अब जरा एंगल्स के रिलेशन देखिए, एंगल आर जो है यहाँ पे वो बेसिकली इमर्जेंट है और वो ब्लू वाले एंगल आई के बराबर है, तो बात तो मैथमेटिकली सेम ही रहेगी। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं कि अगर आप जो है वो साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला, इसको अप्लाई कीजिए इस रे के ऊपर, और उसके बाद जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये वाला, आप इसको जो है वो अप्लाई कीजिए इस वाली रे के ऊपर। जब आप एंगल्स पुट करेंगे तो आप ऑब्जर्व ये करेंगे कि दोनों में जो है वो बेसिकली जो है वो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में जो है वो बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। मैथमेटिकली दोनों का आंसर सेम आएगा और दोनों से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ही आपको मिलेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से जो हम इस्तेमाल करते हैं साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर, इससे जो एंगल आपको मिलता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ डेंसर के लिए मिला करता है। ठीक। अच्छा, अगर यहां तक बात जो है वो, अगर इसके अलावा भी किसी के सामने कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर अगर किसी के जहन में जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर मैं यहीं से रिज्यूम करूंगा अपनी अगली क्लास में। वैसे जुनैरा, आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब आपको मिल गया? जब तक मैं अली मोहम्मद नासिर से क्वेश्चन ले लूं। जी अली। सर ये फॉर्मूले में एक है कि स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर, और फिर इसके बाद एक वेवलेंथ ऑफ रेयर टू डेंसर। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं है? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी? फ्रीक्वेंसी तो हमेशा सेम रहती है ना, मैंने तो यहाँ पर अभी लिखा हुआ भी है कि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी। शायद शुरू में लिखा था ये रहा, एफ इज कांस्टेंट, मैंने ब्लॉक किया हुआ है उसे। अच्छा, दूसरा ये स्पीड इन एयर ओवर स्पीड ऑन मीडियम लिखा हुआ है, रेयर और डेंसर नहीं है। ठीक है, ओके सही। जी सुनैरा। जी सर, समझ आ गया। ठीक। अच्छा, अब यहीं से रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में। ईद की जो छुट्टियां इनको जाया ना कीजिएगा। मैंने दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ कि जो गूगल क्लासरूम पे टेस्ट हैं, चैप्टर 6 के भी मौजूद हैं, चैप्टर 8 के भी हैं, चैप्टर 9 की भी मैंने मेरे ख्याल से 1-2 तो अपलोड किए हुए हैं, उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो फील फ्री टू आस्क। मीनवाइल मैं कुछ और क्वेश्चंस जो है वो अपलोड करूंगा ताकि आप इन छुट्टियों को जो है वो यूटिलाइज कर सकें। सो आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास।